अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो हमने ये नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है कैलकुलेशंस बेस्ड ऑन केमिकल इक्वेशन। हमने पढ़ा था कि हमारे पास एक केमिकल इक्वेशन क्या चीज़ होती है कि जब भी हम अपने एक केमिकल रिएक्शन को इन टर्म्स ऑफ सिंबल्स या इन टर्म्स ऑफ एलिमेंट्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, वो हमारे पास क्या होती है, एक केमिकल इक्वेशन, जिसकी डेफिनेशन हम यहाँ पे ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, रिप्रेजेंटिंग अ केमिकल चेंज, एक केमिकल रिएक्शन के अंदर जो एक केमिकल चेंज हो रहा होता है उसको हम इन टर्म्स ऑफ सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स एंड फार्मूलाज ऑफ कंपाउंड्स और कंपाउंड्स के फार्मूलाज की फॉर्म में जब रिप्रेजेंट करते हैं, क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, केमिकल इक्वेशन। ठीक है, यहाँ पे हमने एक केमिकल इक्वेशन भी पढ़ी थी कि 4 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम के 4 मोल एल्यूमिनियम के रिएक्ट करते हैं विद 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन गैस, विद 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन गैस एंड इट प्रोड्यूस 2 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ठीक है, ये दो रिएक्टेंट्स थे जिन्होंने हमारे पास एक प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया, दैट वाज एल्यूमिनियम ऑक्साइड। अच्छा, थोड़ी सी हम यहाँ पे रीडिंग करेंगे और उसके साथ साथ मैं आपको समझाऊंगी। अ कंप्लीट एंड बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन टेल्स अस द मोल रेशियो और मोलर मास रेशियो बिटवीन द रिएक्टेंट्स एंड द प्रोडक्ट्स। बच्चों, मैंने आपसे एक क्लास में ये डिस्कस किया था कि मोल रेशियो क्या होती है। रिएक्टेंट्स, ये हमारे रिएक्टेंट्स हैं और ये हमारे क्या है, प्रोडक्ट्स। ये रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की रेशियो, ठीक है, रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट रेशियो और दो रिएक्टेंट्स के दरमियान में जो रेशियो होगी, मोल रेशियो होगी। दैट मीन्स कि मैंने लेट्स लेमन सोडा प्रिपेयर करना है घर पर, ठीक है, तो उसमें मुझे लेमन सोडा प्रिपेयर करने के लिए मुझे पता होगा कि शुगर कितनी रिक्वायर्ड है, कितनी जो अमाउंट है, कितनी मिकदार है शुगर की मैं लूंगी, या उसके ऑपोजिट कितना सॉल्ट ऐड करूंगी, या उसके ऑपोजिट कितना लेमन जूस ऐड करूंगी एंड समथिंग एल्स। ठीक है, तो इस तरह से मुझे पता होगा कि कौन सा रिएक्टेंट कितनी अमाउंट में जाना है और उसके ऑपोजिट कौन सा रिएक्टेंट कितना जाना है। मतलब अगर शुगर थोड़ी ज्यादा हो गई है तो उसके ऑपोजिट सॉल्ट की अमाउंट भी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। तो इस तरह से हमें अपने रिएक्टेंट्स को आपस में बैलेंस करना होता है और उसी के रिजल्ट में हमारे पास जो प्रोडक्ट होता है उसके अंदर भी सब चीजों का जो टेस्ट होता है, उसकी जो रेशियो होती है, वो एक बैलेंस्ड आती है। सो यहाँ पे भी आपके पास एक केमिकल इक्वेशन है जिसमें वो कहता है कि कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट कर रहा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। लेट्स हम मैं यहाँ पे एक बीकर प्रिपेयर कर रही हूँ जिसमें मैं कैल्शियम कार्बोनेट को ऐड कर रही हूँ और यहाँ से मैंने हाइड्रोक्लोरिक एसिड को भी ऐड कर दिया। वो कहता है कि अगर मैं कैल्शियम कार्बोनेट का 1 मोल लेता हूँ, कितना लेता हूँ, 1 मोल, तो उसके लिए कंप्लीटली कैल्शियम कार्बोनेट को डिसॉल्व करने के लिए मेरे पास 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिक्वायर्ड होंगे। तो मतलब ये कि रिएक्टेंट टू रिएक्टेंट रेशियो क्या है, 1:2। तो इसके रिजल्ट में जो हमारे पास प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है स्टूडेंट्स, वो होता है कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 और साथ में ये 2 हाइड्रोजन है प्लस H2 और यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है, 1 ऑक्सीजन यहाँ पे आया और रिमेनिंग CO2 यहाँ पे। अब आपके पास जो यहाँ पे था, जो आप एक बीकर के अंदर अपना केमिकल रिएक्शन कर रही थी, तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट्स बने थे वो आपका क्या था, कैल्शियम क्लोराइड। क्या बना था, कैल्शियम क्लोराइड वाटर था और साथ में आपके पास एक CO2 गैस थी जो कि रिएक्शन में से इवेपोरेट हो जाती है। अब हम मोल रेशियो की बात करते हैं। कहते हैं 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट लेते हैं तो हमें 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिक्वायर्ड होते हैं और वो हमें इन रिटर्न क्या प्रोड्यूस करते हैं, 1 मोल ऑफ कैल्शियम क्लोराइड। क्या करते हैं, 1 मोल ऑफ कैल्शियम क्लोराइड और 1 मोल ऑफ वाटर एंड 1 मोल ऑफ एंड 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ओवरऑल 1 + 2 3 एंड ओवरऑल अगर देखें हमारे पास 1 + 1 + 1, तो यहाँ पे भी क्या है, 3। दोनों साइड्स अगर केमिकल इक्वेशन की चेक की जाए तो वो बैलेंस्ड है, तो इसी का नाम है हमारे पास एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। क्या नाम है, एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। चलिए, अब हमने मोल रेशियो की तो बात कर ली, जो उसने यहाँ पे कहा है मोल रेशियो। अब हम क्या करेंगे, मोलर मास रेशियोज को भी पढ़ेंगे। क्या, किसको पढ़ेंगे, मोलर मास रेशियो को। अब हमने मोलर मास कैलकुलेट करना आपको सिखाया हुआ है, तो अगर हम कैल्शियम कार्बोनेट का मोलर मास कैलकुलेट करें तो स्टूडेंट्स ये आपने कैलकुलेट करना है। ठीक है, ये आपकी खुद की असाइनमेंट है, आपको पता ना चाहिए कैल्शियम का क्या है और कार्बन का क्या, ऑक्सीजन का क्या है। ठीक है, ये आपकी असाइनमेंट है खुद के लिए। तो अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो ये कुछ 100 ग्राम आता है। क्या आता है, 100 ग्राम आता है। और अगर आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड का करते हैं तो आपके पास 1 मोल हाइड्रोक्लोरिक एसिड का आएगा 1 + 35.5, क्या हो गया आपके पास 36.5। चूंकि ये 2 है तो हम क्या करेंगे, 36.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास स्टूडेंट हमारे पास क्या होगा, 73 ग्राम। अब इसके रिजल्ट में जो हमारे पास कैल्शियम क्लोराइड बन रहा है तो उसका हमारे पास कितना है टोटल, 111। ठीक है, क्लोरीन का क्या होता है, 35.5। क्लोरीन का क्या होता है, 35.5, लेकिन चूंकि Cl2 2 क्लोरीन है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे 35.5 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और उसके साथ कैल्शियम को उसके अंदर ऐड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 111। क्या आ जाएगा, 111। और कैल्शियम का देख कितना 40 है इसका। ठीक है, वाटर है, एक वाटर मॉलिक्यूल, ये एक ही ना वाटर, ये पूरा एक वाटर है, तो उसका कितना होता है 18। 16 ऑक्सीजन का, 2 हाइड्रोजन है, 16 + 2 18, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड का अगर आप करते हैं तो वो 44 ग्राम। अब अगर हम इन सबको आपस में चेक करते हैं तो वो कहता है कि 100 ग्राम, अगर मैंने यहाँ पे अभी हमने क्या पढ़ा था, मोल रेशियो, कि मैंने 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट लिया और उसमें मुझे 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड के ऐड करने पड़े, तो मेरे पास जो प्रोडक्ट हुए वो क्या थे, कैल्शियम क्लोराइड, 1 मोल ऑफ कैल्शियम क्लोराइड एंड 1 मोल ऑफ वाटर एंड 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, इसी तरह से हमने ये पढ़ी बेटा मोल
मोल रेशियो। क्या पढ़ी? मोल रेशियो। अब हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं मोलर मैस रेशियो। क्या पढ़ रहे हैं? मोलर मैस रेशियो। मोलर मैस रेशियो के अंदर हम थोड़ा सा दोबारा इसको लिखते हैं। मैस रेशियो क्या बता रही है? वो कहते हैं कि अगर मैं यहाँ पे 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट ऐड करती हूँ तो उसके अपोजिट मुझे उसको डिसॉल्व करने के लिए 73 ग्राम हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिक्वायर्ड होगा। तो जब ये दो मेरे पास रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्ट करेंगे तो उसके रिजल्ट में जो प्रोडक्ट बनेंगे, ठीक है, उन प्रोडक्ट्स में 111 ग्राम क्या होगा? 111 ग्राम कैल्शियम क्लोराइड प्रोड्यूस होगा, 18 ग्राम का वाटर प्रोड्यूस होगा, जबकि 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होगी। अब अगर हम इन दोनों का रिजल्टेंट चेक करते हैं सम, तो ये 173 ग्राम, तो अगर आप इनको भी ऐड ऑन करते हैं तो 129 प्लस 44 943 7 एंड 173। तो आप देखते हैं कि यहाँ पे भी हमने कितना मास लिया? 173 ग्राम। तो उसके ऑपोजिट जो हमारे पास प्रोडक्ट प्रोड्यूस हुए उनका मास कितना था? 173 ग्राम। सो इस तरह से आपकी मोलर मास रेशियो भी आपस में क्या है? बैलेंस्ड है। क्लियर है? ओके, with the help of this ratio we can find out the molar masses of the products। वो कहना चाह रहा है कि अगर हमारे पास एक डाटा के अंदर 3 चीजें मौजूद हैं, इस रेशियो की मदद से कोई एक चीज वहां पे अननोन है, तो इन रेशियोज की मदद से हम क्या कर सकते हैं? उनको फाइंड आउट कर सकते हैं। We know the molar masses of the reactants. Similarly, the molar masses of the reactants can also be found। तो वो क्या कहते हैं कि अगर यहाँ पे कुछ मिसिंग है रिएक्टेंट्स में तो हम प्रोडक्ट्स की मदद से कुछ फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि हमारा प्रोडक्ट बता देगा ना कि अगर प्रोडक्ट इतना बना है तो दैट्स मीन फिर रिएक्टेंट इतना था तो प्रोडक्ट इतना प्रोड्यूस हुआ है। ठीक है, सो इस तरह से काउंटर चेक होगा कि अगर आपका एक भी चीज वहां पे कोई मिसिंग है तो दूसरी चीज आपको हेल्प करेगी उसको चेक करने में। ठीक है, तो ये इक्वेशन मैंने आपको बहुत थॉरली समझा दिया। चलिए अब हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, एग्जांपल की तरफ, जिसको हमने बहुत फुली समझना। ठीक है, अब आप लोग आ जाए। देखिए वो कहते हैं 25 ग्राम ऑफ लाइमस्टोन, ठीक है, रिएक्ट्स विद एन एक्सेस। जब भी वर्ड यूज किया जाता है वहां पे आपको अननोन अमाउंट होती है, आपको नहीं पता कि कितना हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया गया। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द अबव इक्वेशन हाउ मच कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 विल बी प्रोड्यूस्ड। अगर हम यहाँ पे कुछ लिखते हैं तो आप जरा थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पे 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट बेटा लिया गया था, तो उसके ऑपोजिट 73 ग्राम हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया गया। लेकिन यहाँ पे वो ये कहना चाह रहा है बच्चे कि अगर उसने 25 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट लिया और जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया है उसने, उसकी अमाउंट उसको नहीं पता। क्या है? उसकी अमाउंट भी नहीं उसको पता, वो एक्सेस कुछ भी अमाउंट हो सकती है। ठीक है, अब वो क्या कहना चाह रहा है? वो कहता है कि आपने एक्चुअली मुझे ये बताना है कि यहाँ पे जो कैल्शियम क्लोराइड प्रोड्यूस हुआ है इस 25 ग्राम से वो कितना प्रोड्यूस हुआ है। कहना चाहता है कि देखिए अगर 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट लिया था तो उससे 111 ग्राम कैल्शियम क्लोराइड प्रोड्यूस हुआ था। तो अगर इसी 100 ग्राम की अमाउंट कम करके 25 ग्राम कर दी जाए तो फिर कितना कैल्शियम क्लोराइड प्रोड्यूस होगा। अंडरस्टूड? समझ आ गई इस बात की? तो फिर अब आप लोग दोबारा जरा यहाँ पे आ जाएं। क्या मैस है जो कैल्शियम कार्बोनेट को उसने लिया है? वो 25 ग्राम है। ठीक है, अब मैस ऑफ कैल्शियम क्लोराइड प्रोडक्ट ही वो पूछ रहा है ना आपसे, यही प्रोडक्ट थी जो कि मैं पूछ रही हूँ कि अगर 25 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट लिया जाता है तो उसके रिजल्ट में कितना कैल्शियम क्लोराइड प्रोड्यूस होगा, तो वो आपको नहीं पता। ठीक है, इन दोनों के मोलर मैसेज हम पीछे कैलकुलेट कर चुके हैं। कैल्शियम कार्बोनेट का हमें पता है 100 ग्राम पर मोल है, जबकि कैल्शियम क्लोराइड का 111 ग्राम पर मोल है। अच्छा जी, अब अगर हम इसको देखें, हमारी इक्वेशन से बहुत सिंपली हमें समझ आता है। ये आपके मैथ्स के भी क्वेश्चंस हैं जिनके अंदर हम मोल रेशियोज को आपस में कंपेयर करके क्वेश्चंस को समझते हैं। हमें कहा जाता है कि अगर हम 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट को लेते हैं, ठीक है, 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट को लेते हैं और वो रिएक्ट करता है और फिर क्या करता है? रिएक्ट्स एंड प्रोड्यूसेस। रिएक्ट्स करता है और क्या प्रोड्यूस करता है? 111 ग्राम, ठीक है, ऑफ कैल्शियम क्लोराइड। क्या करता है? 111 ग्राम कैल्शियम क्लोराइड। सिमिलरली अब इस 100 ग्राम में से बेटा मुझे 25 ग्राम का तो पता नहीं, अब मैं क्या करूंगी? अगर मुझसे कहा जाए कि 100 स्टूडेंट्स की इतनी फीस है, ठीक है, तो बताएं कि 25 स्टूडेंट्स की क्या फी होगी। ठीक है, अब मुझे इन 100 की तो कलेक्टिवली बता दी गई ना जितनी भी थी। अब मैं क्या करूंगी कि उन 100 में से एक ही अमाउंट को कैलकुलेट कर लूंगी। लाइक अगर आपका 5 स्टूडेंट्स का ग्रुप है और मैंने कहा है कि आपके 5 स्टूडेंट्स को मैं दे रही हूँ 100 रुपीज, ठीक है, 5 स्टूडेंट्स को मैंने 100 रुपीज दे दिए हैं, तो मुझे बताएं कि 2 स्टूडेंट्स के पास कितने रुपीज जाएंगे। आप लोगों ने कैलकुलेट करना है आपस में। तो देखें कि आप क्या करेंगे, आपकी जो 100 की अमाउंट है उसमें से 1 स्टूडेंट की आप कैलकुलेट करेंगे। तो जब 1 की कैलकुलेट हो गई तो आप बेशक 2 की कैलकुलेट करें, उसमें 3 की करें, 4 की करें या 5 की करें, कुछ भी करें, वो फाइंड आउट हो जाएगी। अब 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट करता है, प्रोड्यूस करता है कैल्शियम क्लोराइड 111 ग्राम। अब 1 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट करेगा, रिएक्ट्स एंड प्रोड्यूसेस कैल्शियम क्लोराइड, वो कितना? 111 ग्राम ओवर 100 ऑफ CaCl2। मतलब ये कि इन दोनों की हमने ले लिया रेशो। ठीक है, अब अगर हम यहां पे करते हैं, हमारे पास ये अमाउंट आ गई है फॉर 1 ग्राम अगर कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट करता है तो वो कितना कैल्शियम क्लोराइड प्रोड्यूस कर रहा है? 111 ग्राम ओवर 100। ये आपने कैलकुलेट करना है कैलकुलेटर पर, तो आपको नंबर्स मिल जाएंगे डेसिमल। ठीक है, तो अब आपको कहता है कि अगर 25 ग्राम लिया जाए, 25 ग्राम ऑफ
कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट्स एंड प्रोड्यूसेस CaCl2। तो वो क्या करेंगे, हम इस 25 को मल्टीप्लाई कर देंगे इस 1 की वैल्यू के साथ, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 25 1 4 11/4। तो भाई अगर आप इसको कैलकुलेट करते हैं तो आपके पास आंसर आ जाएगा कुछ 27.75 ग्राम। ठीक है, ये आपका आंसर है। ये आप लोगों ने वैल्यूज को कैलकुलेट कर लेना है कैलकुलेटर पर। ठीक है, तो ये फर्स्ट एग्जांपल थी जो मैंने आपको अभी समझाई है। तो अभी हम साथ ही दूसरी एग्जांपल भी करते हैं। अब सेकेंड एग्जांपल में कह रहे हैं 1.80 मोल्स ऑफ इथाइल अल्कोहल व्हेन बर्न्ड इन एयर। हमारे पास कुछ चीजें जिसे हम फ्यूल वगैरह को बर्न करते हैं, ठीक है, विल यूटिलाइज हाउ मेनी मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। तो जब भी कोई फ्यूल बर्न करता है तो वो ऑक्सीजन की मौजूदगी में बर्न करता है। क्या करता है, फ्यूल जब भी बर्न करता है, फ्यूल आपकी जितनी भी गाड़ियों के अंदर फ्यूल बर्न कर रहा है तो वो हमेशा कब करता है, ऑक्सीजन की मौजूदगी में करता है। ऑक्सीजन की मौजूदगी में जब फ्यूल बर्न करता है तो इसके प्रोसेस को हम कहते हैं कंबस्टन प्रोसेस। क्या कहते हैं, कंबस्टन प्रोसेस। ठीक है, फ्यूल आपके पास जो भी फ्यूल है वो जब ऑक्सीजन की मौजूदगी में बर्न करता है तो उसको क्या कहते हैं, कंबस्टन प्रोसेस। अब बात है, वो कहते हैं 1.80 मोल्स ऑफ इथाइल अल्कोहल व्हेन बर्न। जब इसको बर्न किया जाता है तो वो यूटिलाइज करेगा हाउ मेनी मोल्स ऑफ ऑक्सीजन गैस। तो उन्हें नहीं पता कि कितना ये ऑक्सीजन गैस एयर में से कंज्यूम करेगा या यूटिलाइज करेगा, कितना इस्तेमाल करेगा। ऑल्सो कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस। वो कहते हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड उसके नतीजे में प्रोड्यूस होगी उसके भी नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करें। अच्छा बेटा, मैं आपको एक चीज बता दूं, जब भी फ्यूल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और वही कंबस्टन प्रोसेस होता है, अब ये दोनों तो रिएक्टेंट्स हैं, अब इसके रिजल्ट में जो प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है, जो प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस होते हैं बेटा वो हमेशा या तो कार्बन डाइऑक्साइड होगी या कार्बन मोनोऑक्साइड होगी, और वाटर हमेशा वहां पे होगा और साथ में वहां पे हीट रिलीज होगी उस रिएक्शन में। सो इसी वजह से उसने इस एग्जांपल के अंदर पूछा है कि यहाँ पे कितने मोल्स कार्बन डाइऑक्साइड के प्रोड्यूस होंगे। डन है ये बात। अब अगर हम एक इक्वेशन लेते हैं तो जिसमें कहते हैं कि ये हमारे पास इथाइल अल्कोहल है, ये C2H5OH किसका फॉर्मूला है, इथाइल अल्कोहल का। जब ये ऑक्सीजन के साथ बर्न करता है तो इसको 1 मोल अगर हम एक इथाइल अल्कोहल का लेते हैं तो उसको चाहिए होते हैं 3 मोल्स ऑफ इथाइल ऑक्सीजन। ठीक है, 1 मोल ऑफ इथाइल अल्कोहल को चाहिए होते हैं 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, और जब उसका प्रोडक्ट हमारे पास आता है वो आते हैं 2 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और 3 मोल्स ऑफ वाटर, और साथ में हीट वहां पे रिलीज होती है। ठीक है, अब हमें कहता है अगर 1 मोल, 1 मोल हमारे पास क्या है, देखिए इक्वेशन हम लिखते हैं, कहते हैं अगर हम 1 मोल इथाइल अल्कोहल ले रहे हैं तो हमारे पास क्या है, 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, जबकि उसका जो प्रोडक्ट है हमारे पास 2 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और उसके साथ 3 मोल्स ऑफ वाटर। ठीक है, 2 मोल्स ऑफ CO2 और 3 मोल्स ऑफ वाटर। ऐसे है, वो कहते हैं अगर 1 मोल इथाइल अल्कोहल का बर्न करता है वो 3 मोल ऑक्सीजन के लेता है, तो फिर आप मुझे बताएं 1.80 मोल्स ऑफ इथाइल अल्कोहल, ठीक है, जब ये बर्न करेंगे तो कितना ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होगा, ये उनका सवाल है। ठीक है, मतलब ड्यूरिंग द रिएक्शन आपके पास इथाइल अल्कोहल के कितने मोल्स हैं, 1.80, लेकिन कितना ऑक्सीजन वहां रिएक्ट कर रहा है वो अननोन है। दैट मींस मोल्स ऑफ ऑक्सीजन आर अननोन। ठीक है, ऑक्सीजन के नंबर ऑफ मोल्स क्या है, अननोन है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथाइल अल्कोहल 1.80, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन नीडेड, ऑक्सीजन कितना रिक्वायर्ड था, कितनी उसकी जरूरत थी, वो हमारे पास अननोन है। द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन, इस रिएक्शन के लिए जो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है वो कुछ यूं होगी। आप देखें, वो मैंने आपको समझा दिया कि देख, मैंने पहले आपको बताया कि अगर 1 मोल हम लेते हैं इथाइल अल्कोहल का वो 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन लेता है, मतलब हम कहते हैं 1 मोल ऑफ इथाइल अल्कोहल व्हेन कंप्लीटली बर्न्ड, जब ये जलता है तो वो कितना ऑक्सीजन लेता है, 3 मोल्स। तो अब हमारे पास जब 1 की अमाउंट आ गई, क्या आ गई, 1 की अमाउंट आ गई, 1 की नंबर ऑफ मोल्स आ गए, तो ऑब्वियसली बात है उस 1 की वैल्यू को हम 1.8 से मल्टीप्लाई करें, हम 2.7 से मल्टीप्लाई करें, हम 6.9 से मल्टीप्लाई करें, जितनी भी हमें रिक्वायर्ड होगी वैल्यू हम उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और हमारा वो आंसर आ जाएगा। अब हमें पता है कि 1 मोल इथाइल अल्कोहल का कितना ऑक्सीजन लेता था, 3 मोल्स। तो क्या हुआ, 1.8 मोल्स ऑफ इथाइल अल्कोहल जब ये बर्न करेंगे तो उनको कितना ऑक्सीजन होगा रिक्वायर्ड, 1.8 मल्टीप्लाई बाय 3। ये आपके यहाँ पे नीचे कुछ लिखा हुआ है लाइक 1 कुछ समथिंग, वो आपको लिखने की जरूरत नहीं है। डन है। अब देखिए 1 अब हमने मल्टीप्लाई किया 3 मल्टीप्लाई बाय 1.8, तो हमारे पास आंसर आया 5.4 मोल्स। इसका मतलब कि अगर 1.80 मोल्स इथाइल अल्कोहल के लिए जाते हैं तो वहां पे कितना ऑक्सीजन आपके पास रिक्वायर्ड होता है, वो होता है 5.4 मोल्स। कितना होता है, 5.4 मोल्स। अब उसने अगले पार्ट में क्या पूछा था, ऑल्सो कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस। वो कहता है कि इसके रिजल्ट में आपके पास कितना कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुआ वो भी बताएं। हमें ये तो पता है कि 1 मोल इथाइल अल्कोहल से कितना कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुआ था, 2 मोल्स। कितना हुआ था, 2 मोल्स। अब हमें ये नहीं पता कि अगर मैं 1.80 मोल्स इथाइल अल्कोहल के बर्न करती हूँ तो फिर कितना कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा, वो मैं आप कैलकुलेट करती हूँ। देखिए 1 मोल ऑफ इथाइल अल्कोहल
प्रोड्यूस करता है कितने मोल्स प्रोडक्ट की फॉर्म में 2 मोल्स। तो इसी तरह 1.8 मोल ऑफ इथाइल अल्कोहल कितना प्रोड्यूस करेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 1.8 तो 3.6 मोल्स। इसका मतलब कि इस रिएक्शन में जब हमने क्या किया कि इस इक्वेशन में 1.80 मोल्स लिए C2H5OH के, तो हमारे पास कितना ऑक्सीजन था वहां पे 5.4 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। समझ आई आपको बात? ठीक है। अब अगले प्रोडक्ट साइड पे तो कितना कार्बन डाइऑक्साइड, कितने मोल्स कार्बन डाइऑक्साइड के थे, वो भी थे 3.6 मोल्स। क्लियर है? अंडरस्टूड? जाहिर सी बात है अमाउंट बढ़ी है। यहाँ पे 1 मोल था इथाइल अल्कोहल का, तो उसने कितना ऑक्सीजन लिया था 3 मोल्स। तो अब 1 से 1.80 पे चली गई है, तो फिर ये उसके ऑक्सीजन की मिकदार उसको ज्यादा रिक्वायर्ड होगी, तो वो कितनी है 5.40। तो अगर 1 मोल इथाइल अल्कोहल का 2 कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर रहा था, तो अगर इथाइल अल्कोहल बढ़ गया वो क्या 1.80 हो गया, तो इसका मतलब उसके रिजल्ट में जो प्रोड्यूस होने वाला कार्बन डाइऑक्साइड है वो भी इंक्रीज करेगा 3.6 मोल्स। क्लियर है स्टूडेंट्स? मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ये सारी समझ आ गई होंगी। क्वेरीज जो भी आपकी होंगी वो आप लोग मुझसे व्हाट्सएप ग्रुप्स में पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ये सारी थॉरली समझ आ गई होगी, लेकिन मजीद आपकी जो क्वेरीज होंगी वो आप लोग मुझसे व्हाट्सएप ग्रुप्स में पूछ सकते हैं। पहला पार्ट है क्वेश्चन आंसर्स का, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस का। उसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट डाउन द केमिकल फॉर्मूला ऑफ बेरियम नाइट्राइड। बेरियम नाइट्राइड का केमिकल फॉर्मूला आपने लिखना है, ये मैंने आप लोग को ऑलरेडी सिखाया हुआ है। ठीक है, लाइक अगर हमने इसमें बात करें तो सबसे पहले बेटा मैं आपको साथ साथ थोड़ा बताती जाती हूँ ताकि आप लोग को थोड़ा सा इसका इंट्रो चला जाए। ठीक है, बेरियम नाइट्राइड का केमिकल फॉर्मूला, आप बेटा सबसे पहले इनके लिखेंगे। देखिए सबसे पहले आपके पास जो गिवन नेम है आप उसमें से अपने आइडेंटिफाई करेंगे केटाइंस और एनाइंस। तो किसी भी नेम में सबसे पहला जो आपके पास नेम होता है वो केटाइन का होता है और सेकंड का होता है एनाइन का। आप इन केटाइन और एनाइन के लिए सिंबल लिखेंगे। बेरियम का सिंबल होता है Ba, ठीक है, और नाइट्राइड नाइट्रोजन से आया तो इसका सिंबल होता है N। तो नाइट्राइड की फॉर्म में जब ये एग्जिस्ट करता है तो इसके ऊपर चार्ज क्या आ जाता है 3-, जबकि बेरियम पे 2+ चार्ज था। ठीक है, बेरियम पे 2+ चार्ज होता है जबकि नाइट्राइड पे 3-। सबसे पहले में तो हम क्या लिखेंगे, सिंबल्स लिखेंगे, और उसके बाद हम क्या लिखेंगे, चार्जेस लिखेंगे। देन नेक्स्ट लास्ट पार्ट में क्रिस क्रॉस मेथड से हम इनको आपस में न्यूट्रलाइज करेंगे। Ba 2+ and 3- कुछ यूँ और कुछ यूँ, तो यहाँ पे Ba 3 and 2 हमारे पास बेरियम नाइट्राइड का केमिकल फार्मूला होगा। और एरोस का खास ध्यान रखना है, यहाँ पे प्लस और माइनस का जो साइन है एक दूसरे को न्यूट्रल करेंगे, और हमारे पास जो N के लिए चार्ज होगा वो बेरियम की सबस्क्रिप्ट पे जाएगा उसकी बेस पे, और जबकि बेरियम के लिए जो चार्ज होगा वो नाइट्रोजन की बेस पे चला जाएगा एज अ सबस्क्रिप्ट। डन है। अगला क्वेश्चन अब आप लोग देख लें, फाइंड आउट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड। ये करना है आपने, हुज एम्पिरिकल फॉर्मूला CH2O एंड इट्स मोलर मास इज 180। बेटा इसका कॉन्सेप्ट आप लोग के पास बहुत थॉरली मौजूद है, आप लोगों ने ये क्वेश्चंस भी किए हैं, कुछ क्लासेस में ये क्वेश्चन ऑलरेडी हो चुका होगा, लेकिन देखें सबसे पहले आपने क्या करना है, मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड करना है, और मैं टॉपिक आपको बता देती हूँ, उसी टॉपिक के थ्रू आप लोगों ने ये करना है। ये आपके पास एक सैम्पल प्रॉब्लम दी गई है, ये 2 एक्सरसाइज क्वेश्चंस भी आप लोगों ने इसी मेथड से किए थे, सो ये क्वेश्चन भी आप लोगों ने खुद करना है। देन हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन 1.5 ग्राम वाटर, ये मैं भी आपको करवाती हूँ। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ मोल एंड द एवोगाड्रोस नंबर। मोल एंड एवोगाड्रोस नंबर में क्या डिफरेंस है बेटा, इसका आंसर भी हमारे पास इस पेज पे मौजूद है। ठीक है, हम लोगों ने एवोगाड्रोस नंबर भी किया है, मोल भी किया है, मोल की डेफिनेशन भी की है, और एग्जाम्पल्स भी की हुई है। ठीक है, सो बच्चे ये आप लोगों ने करना है। यहाँ पे ये एग्जाम्पल है, सेकंड पैराग्राफ के अंदर ऑलरेडी इसकी 3 एग्जाम्पल्स हैं, एक कार्बन एटम्स की, एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स की, और एक हमारे पास सोडियम क्लोराइड की। ठीक है, आपने डिफरेंस की फॉर्म में लिखना है, पहले मोल और एवोगाड्रोस नंबर की डेफिनेशन और देन एग्जांपल, एक एक लिख दीजिएगा। डन है। हमारे पास आगे क्वेश्चन है, राइट द केमिकल इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। कॉपर सल्फ्यूरिक एसिड ये रिएक्ट कर रहे हैं और हमारे पास क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, कॉपर सल्फेट प्लस सल्फर डाइऑक्साइड प्लस वाटर। हमारे पास बेसिकली नंबर ऑफ मॉल्स की फॉर्म में ये कहना चाह रहा है कि इस इक्वेशन को एक बैलेंस्ड फॉर्म में लिखें। तो कॉपर है, देखिएगा कॉपर, ठीक है, और इसके साथ वाटर, ये चीज़ें। कॉपर क्यों, हमारे पास एलिमेंटल फॉर्म में जब कॉपर एग्जिस्ट करेगा तो वो कुछ यूँ होगा। सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला बेटा हमारे पास क्या है, H2SO4। कॉपर सल्फेट जब प्रोड्यूस होगा तो CuSO4 प्रोड्यूस होगा। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, वाटर है, सल्फर डाइऑक्साइड है SO2, और साथ में वाटर है। अब आप लोग ये देखें, अगर हम इसको बैलेंस करना चाहिए, कॉपर तो यहाँ पे 1 था तो यहाँ पे भी 1 है, हो गए डन, जबकि सल्फर यहाँ पे 2 है लेकिन यहाँ पे 1 है। सो उसके लिए हम यहाँ पे स्टार्ट में 2 ऐड करेंगे। क्या करेंगे, स्टार्ट में मोल्स 2 करेंगे, 2 मोल्स ऑफ
सल्फ्यूरिक एसिड हम करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, 2 सल्फर हो जाएंगे जबकि 8 ऑक्सीजन हो जाएंगे। जब हम 2 इस 2 को इस 4 से, इस 2 का मतलब है कि यहाँ पे मौजूद जितने भी हमारे पास एटम्स हैं हमने उनको उनके नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है। लाइक ये 2 हाइड्रोजन है तो इस 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो दैट मीन्स हमारे पास यहाँ पे 4 हाइड्रोजन मौजूद है। 2 सल्फर है, 2 4 8 ऑक्सीजन। अब हमने इसके यहाँ पे काउंट करना है। 4 ऑक्सीजन बेटा यहाँ पे यूज हो गए, कहाँ हो गए, यहाँ पे यूज हो गए। 2 ऑक्सीजन यहाँ पे यूज हो गए। 6 अभी भी रिमेनिंग यहाँ पे क्या है, 1 ऑक्सीजन है, लेकिन 1 ऑक्सीजन मजीद हमें यहाँ पे करना है। इसी तरह से 4 हाइड्रोजन है यहाँ पे, हमारी रिएक्टेंट साइड पे 4 हाइड्रोजन है जबकि यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे वाटर के साथ नंबर ऑफ मॉल्स को 2 करेंगे तो हमारे पास 2 वाटर मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे, जिसके रिजल्ट में ऑक्सीजन भी यहाँ पे 8 ऑक्सीजन हो जाएंगे। 2 2 4 8 ऑक्सीजन हो जाएंगे, 4 हाइड्रोजन हो जाएंगे, 2 सल्फर हो जाएंगे और 1 कॉपर हो जाएगा। डन है, ठीक है। अगर अभी भी आपको कोई मजीद क्वेरीज हो, क्वेश्चन नंबर 3 मैंने आज आप लोग को नहीं करवाया, ठीक है, वो मैं आगे मजीद आप लोग को बता दूंगी और इसके रिलेटेड जो नोट्स हैं वो भी आप लोग से ग्रुप में शेयर हो जाएंगे तो वो आप लोगों ने देख लेने हैं, ठीक है। तो बस यही आज का काम था, तो आप लोगों ने ध्यान से बहुत अच्छे से लर्निंग करनी है और साथ में इसकी प्रैक्टिस भी कर लेनी है। ओके, अल्लाह हाफिज़।